कुछ बातें कि अगर न्यूक्लियस Z मास नंबर वाला एटम है तो Zd चार्ज रखेगा, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो उसको सेंटर की तरफ फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो कौन देता है? कूलम्बिक अट्रैक्शन, है ना। फोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। कितनी रिक्वायरमेंट होती है? अगर कोई m मास का पार्टिकल v स्पीड से चलता है, mv²/r, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है कूलम्ब फोर्स kq1 q2/r²। फिर ये कंडीशन यूज करके हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी। सेंटीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है ना, कूलम्ब फोर्स क्या होता है, वो सब इसी से बता देते हैं। इसी की मदद से हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेके आए थे। बताएं जरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। रिवीजन मतलब तुम भी रिवाइज करके मुझे बताओ। ऑब्वियसली यार हाफ mv² होता है, बट वो निकल के कितना आया था? kZd² प्लस या माइनस? कभी भी पूरी फिजिक्स में कहीं माइनस में नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी जब भी होगी पॉजिटिव होगी। फिर हम लोगों ने पोटेंशियल जी की बात करी थी, वो होता है kq1 q2/r। तो q1 है Zd और q2 है माइनस ही। यहां साइन के साथ बात करते हैं, कौन ज्यादा है ना। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी k और u को ऐड करने के बाद क्या आया था? Zd²/2r। तो इतनी बातें हम लोगों ने पहले रदरफोर्ड के टाइम करी थी। बोर्ड्स में नई बात क्या थी? बोर्ड्स में नई बात थी, उसने ये बताया mvr, यानी ये जो पार्टिकल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो n हमेशा इंटीजर होगा, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर परफेक्ट होगा, 1.5 नहीं हो सकता है। तो यार ये दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है। यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज करके हम लोगों ने फॉर्मूले डिराइव किए थे। v का आया था समथिंग इंटू Z/n, समथिंग हमें याद नहीं रहता, वो डिराइव के हिसाब से निकाल लेंगे, लेकिन इतना तो याद रखना है। r का आंसर कितना आता था? चाहिए, मैंने नंबर में लिखा था, ठीक है। और इसका n²/z। ये दो आंसर हमने इन इक्वेशन की मदद से लाए थे। अच्छा, यहां कुछ बातें मैं और मेंशन कर रहा हूं, तुमने जहां लिखा है वहीं पे ऐड कर लेना कुछ बातें। क्या बताओ, कोई सर्कुलर मोशन करता है तो हम लीनियर स्पीड की बात करते हैं और एंगुलर स्पीड की बात करते हैं। अगर कभी किसी ने एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा हो तो एंगुलर स्पीड ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और तुमने v और ओमेगा का रिलेशन पढ़ा होगा, v = r ओमेगा, सबने पढ़ा होगा। तो ओमेगा = क्या? v/r। देखो यार, वैसे तो यही दोनों चीजें हैं, बट क्योंकि उससे जुड़ी हैं तो हम तुरंत बता सकते हैं। बताओ जरा, v के फॉर्मूले में z समथिंग इंटू Z/n था, r के फॉर्मूले में समथिंग इंटू n²/z था। तो बता यार, ओमेगा के फॉर्मूले में क्या आ गया? ये z सबसे ऊपर चला जाएगा, Z²/n³। याद रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, ये सारी बातें सर्कुलर मोशन की हैं। जो लोग बाद में पढ़ेंगे वो देख लेना, वरना अभी ये मान लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये मान लो कि ऐसा होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ओमेगा के साथ किसी को रिलेशन पता है? ओमेगा = 2π/t, याद है? तो t = क्या हो जाएगा? 2π/ओमेगा। तो 2π फिक्स है, ओमेगा का रिलेशन ऐसा आया है, तो बता यार ओमेगा इनवर्स में आ गया, तो इसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या बन गई? n³/z²। एक नाम आता है फ्रीक्वेंसी, ये सब सर्कुलर मोशन में। क्या फ्रीक्वेंसी हमेशा होता है 1/टाइम पीरियड? ये तो वेव वालों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। तो क्या अगर टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनलिटी ये है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या बनने वाला है? Z²/n³। अब देखो, इनसे फर्स्ट और सेकंड से ये निकले हैं और इनकी मदद से ये निकले हैं, तो ये भी सेकेंडरी फॉर्मूले में और बढ़ गए। क्या बात क्लियर है यार? ये फॉर्मूले आ गए। इसके बाद हम लोगों ने और क्या बातें करी थी?
V आ गया है, R आ गया है। क्या इन्हीं फॉर्मूलों में, कि मैं रिवीजन करा रहा हूं, इतनी चीजें जहां पे तुमने ये नोट किया था, अगर वहां जगह हो तो इतनी चीजें और बढ़ा लें। हालांकि ये सर्कुलर मोशन का डिस्कशन है, इससे लिंक करके पूछा जाता है अक्सर। ऑब्वियसली आएगा, ऑब्वियसली आएगा, बट जरूरत नहीं है, उसकी चर्चा नहीं होगी। और आ जाए तो देखो यार, इनकी मदद से तुम ला सकते हो। ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई इस पे इंटरेस्ट दिखाए। चीज का फैशन होता है, जिसका फैशन है वो हम करेंगे, आउट ऑफ फैशन चीजों को हम लोग अभी नहीं टच करेंगे। हो सकता है आज से 20 साल बाद जब तुम्हारा कजिन या छोटा भाई या और 30 साल बाद कर लेते हैं, बेटा एडा आएगा, तो उस समय हो सकता है ये चीजें भी फैशन में आ जाए। तो फैशन समय के साथ बदलता रहता है। आज जो फैशन है जरूर नहीं है आज से 20 साल बाद रहे, और जैसे जैसे समय बीतेगा यार तो चीजें और टफ होती जा रही हैं। यानी आज से 20 साल पहले जो नीट दे रहे होंगे उनके लिए फैशन बहुत लिमिटेड था, मतलब बहुत ज्यादा चीजों पे बातें उस समय किताब वाले भी कम लिखते थे। अब क्या, जैसे जैसे कंपटीशन हुआ, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो राइटर ने कुछ अपना दिमाग लगाया, उन क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन बनाए, तो क्वेश्चन का भंडार हो गया है। तो ये इवोल्यूशन है यार, इसका भी इवोल्यूशन चल रहा है पैरेलल में। तो तुम लोग सही टाइम पे आए हो यार, 20 साल बाद और मुश्किल होगा, इसका भी नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। अभी नहीं, तुम इसको देख के खुश हो सकते हो, है ना, लेकिन 20 साल पहले ये नंबर पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था। अभी धीरे धीरे समय के साथ। तो यार ये इतने फॉर्मूले कहां से आ गए? सर्कुलर मोशन के साथ V और R का कनेक्शन होता है, उससे आ गए। चलो और आगे बढ़ते हैं। क्या बता यार, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, यानी n बदलने के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम, इसको L सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कि बहुत सारे आंसर होते हैं। तो क्या n बदलने के साथ साथ V के भी बहुत सारे आंसर होंगे, n बदलने के साथ साथ R के भी बहुत सारे आंसर होंगे? तो क्या n बदलने के साथ साथ एनर्जी के भी बहुत सारे आंसर होंगे? तो अगर मैं इस फॉर्मूले में R उठा के रख दूं तो क्या एनर्जी का भी n के साथ रिलेशन बन जाएगा? तो यार पुटिंग R ऑन E का फॉर्मूला बना था 13.6 EV Z² बाई n², बना था कि नहीं? ये E का फॉर्मूला मैंने हमेशा बताया है। अगर E की मदद से कल को कोई K पूछ ले तो जितना E होता है K उसका उतना ही प्लस होता है बस, और U पूछ ले तो उसका डबल होता है। लेकिन E ही फैशन में चल रहा है तो मैं E ही लिख रहा हूं। कितनी बात क्लियर है? क्या इस फॉर्मूले की मदद से हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम और लिथियम तक के, भाई Z रख दिया, Z रख दिया तो क्या हाइड्रोजन का फॉर्मूला बन गया? Z1 रख दिया तो हाइड्रोजन का बन गया, Z2 रख दिया तो हीलियम का बन गया, Z3 रख दिया तो लिथियम का बन गया। अब यार इस फॉर्मूले में Z रखने के बाद बचा क्या? N। N बदलते जाएंगे तो अलग अलग एनर्जी आती जाएंगी। तो पहला एनर्जी N1 रखने पे जो आता है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, N2 रखने पे आता है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड ऑर्बिट बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर पहली बार एक्साइट होगा तो ज्यादा ऊपर जाएगा, और ज्यादा एक्साइट होगा तो वो सेकेंड एक्साइटेड बोला जाता है, और ऑर्बिट कौन सा हो गया? थर्ड। तो ऐसे यार हाइड्रोजन के बहुत सारे ऑर्बिट होंगे और n बदल बदल के इस फॉर्मूले में डालेंगे तो ये एनर्जी आती है। इसी तरह से यार हीलियम में n बदल बदल के हम डालेंगे तो क्या आंसर आते हैं? मैंने उसका पैटर्न बताया था। क्या पैटर्न था? कि जो आंसर इसके आए हैं, जो आंसर इसके आए हैं उनमें कितने टाइम्स का फर्क पड़ने वाला है? 4 टाइम्स का, है ना? क्या बता, Z2 रखोगे तो 4 का फैक्टर से, यानी जो आंसर इसके उसके 4 टाइम्स हो जाएगा, और इसके आंसर 9 टाइम्स हो जाएंगे। n बराबर 1 इसका, n बराबर 2 इसका और n बराबर 3 इसका, तीनों का एनर्जी सेम होता है। टॉप लेवल पे एनर्जी 0 होता है। क्या इतनी बातें क्लियर है? हाइड्रोजन आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाँ, ये जो है ऊपर से नीचे क्या, जैसे अगर यहां से आयनाइज करना है किसी इलेक्ट्रॉन को तो कितनी एनर्जी चाहिए? इधर से आयनाइज करना है तो इधर से,
तो बस जो एनर्जी निगेटिव में है उतना प्लस दे दो ताकि उसका टोटल सम जीरो हो जाए, तो वो जीरो स्टेट पे चला जाएगा। टॉप स्टेट क्या होता है? जीरो स्टेट, जहां पे एटम से उसको छुटकारा मिल जाता है, तो वो हो गई आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है ये अभी, अगर जूल में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछता है तो जो आंसर यहां नजर आ रहा है उसमें ई हटा के बता दो, तो वही क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। क्या ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में 1.25 घंटे में पूरी करी थी? आज हम लोगों ने अभी 10 मिनट में करी है। ओके, तो अब यार बोर ने ओके तो मैंने बताया यार कि ये लाइनें समझ ले, इसके बाद फिर मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। तो मैंने यार ये एनर्जी स्टेट दिखाए हैं n1 2 3। क्या हर n की वैल्यू पे कुछ खास एनर्जी होती है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा यानी एक्साइट होगा, और ऊपर से नीचे आएगा मतलब डी एक्साइट होगा, तो कितनी एनर्जी निकालेगा? जितना दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का अंतर होगा। एनर्जी के अंतर का मैंने फॉर्मूला बनाया था, याद है फॉर्मूला? एनर्जी के अंतर का ये फॉर्मूला था 13.6 eV z स्क्वायर 1/n स्मॉल स्क्वायर n ग्रेटर स्क्वायर। याद है? ये एनर्जी लाना है। अगर फ्रीक्वेंसी लाना है तो इसी को किसके बराबर लिख दो? hν, लेकिन ये जूल में करना पड़ेगा भाई। और इसी को अगर हम sc/λ लिख दें तो वेवलेंथ आ जाएगा। नहीं, फिर हमने यही फॉर्मूला लैम्डा के लिए भी बनाया था, इक्वल टू जो कुछ यहां लिखा है डिवाइड बाई SC आ जाएगा। तो वो कितना बना था? R Z स्क्वायर 1/n स्मॉल स्क्वायर माइनस 1/n ग्रेटर स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला जब हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ा था तो क्या फर्क पड़ गया था? Z हमने 1 डाल दिया था, तो क्या बन गया था? R 1/n स्मॉल स्क्वायर माइनस 1/n ग्रेटर स्क्वायर। ये पूरी कहानी थी। अब जब भी कोई, अगर हाइड्रोजन एटम में जब भी कोई कहीं से भी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है ना, तो स्मॉल क्या हो गया? ग्राउंड। लार्जर क्या हो गया? तो उस निकलने वाले एनर्जी फोटोन को हम क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज का मेंबर, है ना। कहीं से भी 2 में आएगा तो स्मॉल हो गया 2, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बामर सीरीज का मेंबर। ये बात समझ में आ गई है? तो अब अगर चलो मैं लाइमन ले लेता हूं, लाइमन का फॉर्मूला बनाते हैं। क्या बनेगा? R 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और ये n क्या हो सकता है? 2 3, है ना। मुझे बताओ, अगर 1 से 2 का ट्रांजिशन है, ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा होगी। मैं कह रहा हूं 2 से 1 का, या 10 से 1 का ट्रांजिशन है तो एनर्जी ज्यादा होगी? 10 से 1 का। तो बताओ 2 से 1 में जो एनर्जी आएगी वो ज्यादा होगी, तो लैम्डा यानी सबसे छोटा लैम्डा सबसे ज्यादा एनर्जी। एक मिनट, चलो जस्ट एक मिनट। अगर मैं कहता हूं सबसे ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी? जब कोई इनफाइनाइट से ग्राउंड में आएगा, नहीं? चलो, और सबसे ज्यादा एनर्जी यानी लाइमन सीरीज का सबसे ज्यादा एनर्जी वाला मेंबर कौन है? इनफाइनाइट से 1। सबसे कम एनर्जी वाला कौन है ना। अब जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ एनर्जी कम होगी, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा में इनवर्स का रिलेशन होता है। तो क्या ये लैम्डा मैक्स है और ये लैम्डा मिन है? अगर कभी कोई पूछता है सीरीज लिमिट वाला वेवलेंथ बताओ, सीरीज लिमिट, तो ये क्या है? सीरीज लिमिट। ये क्या है? सीरीज लिमिट। जहां तुमने पिछली क्लास में नोट किया वहीं पे ये चीजें और बढ़ा लें, है ना। ऐसे कोई बामर सीरीज का बताओ, बामर सीरीज की सबसे ज्यादा एनर्जी कब आएगी? इनफाइनाइट से 2, और सबसे कम 3 से 2, सबसे कम 3 से 2। नहीं, अब कोई पूछे यार कि बामर सीरीज का सबसे बड़ा लैम्डा क्या होगा? कब वाला? 3 से 2 वाला। और सबसे कम एनर्जी, कम लैम्डा वाला, वही सीरीज लिमिट हो जाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में करी हैं। जो रह गया है अगर कुछ जरूरत लग रही है तो नोट करते जाएं। अच्छा, एक नाम और आता है
फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी अगर कोई ग्राउंड स्टेट में है और उसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी पूछे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ग्राउंड से कहां गया है, यानी 1 से कहां गया है 2 पे। तो उसका डिफरेंस पता है किसी को? मैंने उसका नंबर बताया था 10.2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए 10.2। हाँ, अगर लैम्डा निकालना पड़े तो बस R1² माइनस 2² ऐसे करके हम उसका लैम्डा निकाल सकते हैं। क्या बात समझ आ रहा है? कोई बोले फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट वाला लैम्डा बताओ, फर्स्ट एक्साइटेशन, तो तुम समझ जाओ यार 1 से 2 वाला लैम्डा निकालना है तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। अगर एनर्जी डिफरेंस ऑलरेडी पता है तो H इज इक्वल टू मतलब E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा करके भी निकाल सकते हैं। उसमें ना देखो ऐसा है, अगर डिफरेंस पता है तो पहली बात तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है तो उसको जूल में बदलना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम वाला, क्या 12400 डिवाइड बाय डेल्टा ई। अब मैं ई की जगह क्या लिख रहा हूं, डेल्टा ई इन ईवी। तो जब तुम्हें एनर्जी का डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता हो तो हम लैम्डा का आंसर सीधे एंगस्ट्रॉम में लाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। बात क्लियर है? ये नोट कर लिया इसमें जो कुछ करना था, ठीक? मतलब E का वो E2 माइनस E1 होगा ना डेल्टा E, तो हाँ, जो लैम्डा आएगा वो पर्टिकुलर थोड़ी नहीं होगा, मतलब डिफरेंस ही आएगा ना। एनर्जी डिफरेंस से ही लैम्डा निकलता है, हमेशा एनर्जी डिफरेंस से ही लैम्डा निकलता है, किसी ऑर्बिट का लैम्डा थोड़ी होता है भाई। बताओ इनका गैप मैंने कितना बताया है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इनका कहना यह है कि सर हमें एनर्जी डिफरेंस पता है, इसका भी कितना होता है 1.9। क्या इससे हम लैम्डा सीधे निकाल सकते हैं? 1 से 2 वाले ट्रांजिशन बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम बराबर क्या 12400 डिवाइड बाई, है ना, मैं 1 से 2 की बात कर रहा हूं तो कितना 10.2 इनका डिफरेंस, तो आ जाएगा आंसर। मगर ये क्यों करेंगे, मैं तो इससे आसान तरीका बता चुका हूं इस टॉपिक में। 1 बाई लैम्डा बराबर क्या होता है, रेडवर्क 1/1² माइनस 1/2², और रेडवर्क की वैल्यू होती 1/912। तुम्हें लगेगा इससे करना आसान है इसलिए मैंने ये बताया नहीं। देखो जरा 1/912, 1 में से 1/4 जाएगा, 1 में से 1/4 जाएगा तो ये आएगा 3/4। तो पता है लैम्डा का आंसर कितना आ गया 912। हाँ, क्या ये ज्यादा अच्छा तरीका है या ये, अब बताओ। ये बात इससे भी सीधे एंगस्ट्रॉम में आया है, इससे भी सीधे एंगस्ट्रॉम में आया है, इसीलिए हमने इसकी चर्चा नहीं। यहां लैम्डा का पर्टिकुलर फॉर्मूला बना है। बात क्लियर है? रिवाइज हो गया है, थोड़ा और आगे बढ़े। कहीं भी निकालना हो, मान लिया नंबर कुछ भी हो, z कुछ भी हो, हम सबका लैम्डा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और r को हमेशा 1/912 लिखो तो सीधे आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। क्या समझ पा रहे भाई? क्लियर है? तो यार बोर्स ने अपने ये सारे फॉर्मूले देने के बाद वो हर बात एक्सप्लेन करी जो बात रदरफोर्ड में इनकम्प्लीट रह गई थी, है ना? हाँ, जैसे क्वेश्चन था तो वो भी मतलब बोर की थ्योरी का सर, वो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का एक क्वेश्चन था तो आपने उसका फॉर्मूला मैंने नहीं दिया है। okay. मैग्नेटिक मूवमेंट, ये मैग्नेटिज्म का टॉपिक है। म्यू इक्वल टू होता है NIA। ए का मतलब एरिया है, ए क्या है, एरिया है। अब समस्या आ सकती है कि आई क्या होगा, तो करंट आई इक्वल टू होता है Q इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। याद कैसे रहेगा? करंट की यूनिट किसी को पता है? एम्पियर। उसका मतलब होता है कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड।
तो ये क्या बन गया, कूलम पर सेकेंड। तो ऐसे याद रखो। अब कई बार क्या होता है कि हमें फ्रीक्वेंसी दी नहीं है, टाइम पीरियड दिया है, तो तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड, तो वो Q/T हो जाएगा। अगर हमें ओमेगा दिया हो तो ओमेगा इक्वल 2π/T, तो क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी को ओमेगा/2π लिख सकते हैं। चलो वो कन्वर्जन मैंने वहां लिखा है, अगर किसी को पता हो। 2π ओमेगा को 1/T लिख लोगे और टी को क्या लिखते हैं, ओमेगा/2π, वही बात है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बस। अब यार अब कि ये टॉपिक जब पढ़ेंगे तभी समझेंगे। क्लियर है? इसमें केमिस्ट्री में मैग्नेटिक मोमेंट का कुछ और फॉर्मूला है ना, √m+1 वाला, अंडर रूट √n-1 है कि +1 है, और n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर, क्योंकि तो केमिस्ट्री का हो जाता है, उसमें आता है वो क्वांटम नंबर से पढ़ते हैं तब। खैर ये मैं इसमें कोई कुछ नहीं बताने वाला। SPDF पढ़ते हैं। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कुछ पूछना हो पूछ लेना। अभी हम लोग थोड़ा सा ये समझ लें, ठीक है? तो कुछ चीजें जो हम लोगों को रूल के तौर पे समझना है कि बोर ने जो बताया कि ये जो स्पेक्ट्रम निकलता है वो क्यों निकलता है और क्यों एटम एनर्जी को खाते हैं। क्यों खाते हैं? और इसलिए खाते हैं कि अगर कभी कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से तरक्की करता है, तरक्की करेगा तो फोटोन खा के करेगा। यानी अगर एक बल्क ऑफ एटम रखा हुआ है और मैं उस पर लाइट डालूं और मुझे पता है इस लाइट में कितने तरह के फोटोन हैं, उस लाइट का स्पेक्ट्रम मैंने पहले से पता कर लिया है। ध्यान देते जाएं, बीच में नोट करते जाना। मैंने कहा एक लाइट है, उस लाइट का स्पेक्ट्रम मैंने पहले से पता कर लिया है। स्पेक्ट्रम याद है ना, वो प्रिज्म लगा के फोटोग्राफिक प्लेट पे। अब अचानक से मैंने उन एटम को बीच में रख दिया, तो क्या बताओ, जैसे ही एटम को बीच में रखूंगा तो उस लाइट से जो स्पेक्ट्रम पहले निकल रहा था उसमें से कुछ कुछ लाइट में कमी आ जाएगी। यानी एक फोटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट किया, फिर दोबारा तुरंत एक्सपेरिमेंट किया बीच में एटम लगा के, तो कुछ कुछ एटम फोटोन गायब होंगे। तो वो फोटोन कौन खा गया? इलेक्ट्रॉन खा गए, वो एटम खा गए। तो वो हमें फोटोग्राफिक प्लेट का डिफरेंस निकालने से पता चल जाएगा कौन कौन से फोटोन खाए गए हैं। तो वो कौन सा हो गया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बता रहे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होगा वो खास खास एनर्जी वाला होगा या सारी एनर्जी वाला होगा? खास खास। क्यों? वही बात है, क्वांटाइज होता है इसलिए खास खास होगा। 10.2 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। 1.9 हो सकता है, 1.6 नहीं हो सकता। वो खास थे तो खास ही खाएगा। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होगा। एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होगा? एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होगा? हाँ मुझे बताओ। एटम एक्साइटेड ऑलरेडी हैं और उस गर्म मॉलिक्यूल को मैंने रेडिएशन निकालने के लिए उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया कि ये किस तरह का रेडिएशन निकाल रहा है। तो बता निकालेगा भी तो वो भी डिफरेंस के बराबर ही तो निकालेगा, सब थोड़ी निकाल देगा। भाई 2 से 1 आया है तो 10.2, 3 से 2 आया है तो बस में। अब इसको लेके भी रूल है कि कहां से कहां जाता है। आमतौर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर कहां रहता है? ग्राउंड स्टेट पे। जनरली उसका घर कहां है? ग्राउंड स्टेट। इसीलिए उसका नाम ग्राउंड स्टेट रखा गया है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर समय पे 99.99 समय पे कहां पाया जाता है? ग्राउंड स्टेट पे। अगर उसको फोटोनिक एनर्जी मिलेगी और स्वीटेबल होगी, फोटोनिक एनर्जी मिलेगी और स्वीटेबल होगी तो वो खा लेगा, स्वीटेबल नहीं होगी तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ये कुछ ऐसी बात है यार कि अगर तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और वहां से ऑफर किया जा रहा है कि तुमको पैकेज दिया जाएगा घूमने का, तो तुम कहोगे या तो फिर मुझे सिंगापुर भेज दो, या तो फिर मुझे बजट ज्यादा है तो न्यूयॉर्क भेज दो, या तो मुझे वो कह रहा नहीं बजट कम है तो दिल्ली भेज दो। तो कुल मिला के दिल्ली भेजने का एक पैकेज है, न्यूयॉर्क भेजने का एक पैकेज है। अब दिल्ली और न्यूयॉर्क के बीच में कोई ऐसा पैकेज नहीं बन सकता जो बीच का मामला हो, यानी वो दिल्ली का पकड़ लेगा। अब वो ये कहते कि ऐसा है दिल्ली से आगे पहुंच जाओगे, न्यूयॉर्क से पहले रह जाओगे, तो ऐसा कोई पैकेज कोई नहीं पकड़ेगा कि रास्ते में फंस जाए, ऐसा मामला। बस ऐसा होता है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन है, इस पे कोई नियम नहीं है, ऐसा होता है। और यही हमारा भी नेचर है भाई, हम वही पकड़ेंगे जिससे हम कहीं तो पहुंच जाएं। तो ये इलेक्ट्रॉन का नेचर है कि ग्राउंड स्टेट में रहता है, जब भी उसको कोई फोटोनिक पैकेट इतना एनर्जी का मिले वो उसको 2 पे पहुंचा सके तो ले लेगा,
बीच रास्ते में पहुंचा सके तो नहीं ले लेगा, 3 पे पहुंचा दे तो ले लेगा, 3.5 पे जाने का कोई स्कोप नहीं है, यानी उसको सुटेबल फोटोन मिलेगा तो वो ले लेगा। बात क्लियर है? अब लेने के बाद क्या करेगा? क्या वहीं बस जाएगा? नहीं, छुट्टियां बिताने आप लोग जाते हैं लेकिन तुरंत वापस आते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी वापस आता है, पता है उसका समय कितना है? 10 की पावर -8 सेकेंड, या इसको हम लोग 10 नैनो सेकेंड, 10 × 10 की पावर -9 लिख सकते हैं। तो 10 नैनो सेकेंड का, इतने कम समय में वो हायर स्टेट से नीचे आता है। अच्छा, एक और नेचर है, जब खाता है तो सीधे डेस्टिनेशन के लिए खाता है, लेकिन जब लौटता है, कंपनी कह रही कि ऐसा है कि जाने का पैकेज हम देंगे, लौटना तुम्हें अपने खर्चे से है, कुछ ऐसी बात है। तो आम आदमी कैसे सोचता है, अच्छा जाने का मिल रहा है तो सबसे दूर का ले लो, सीधे यहां से न्यूयॉर्क का, फिर लौटते समय बीच में दुबई हो लेंगे, फिर दिल्ली एयरपोर्ट, और फिर दिल्ली घूमते हुए फिर लखनऊ वापस आ जाएंगे। नहीं, इलेक्ट्रॉन का भी यही नेचर है कि खाएगा यानी एब्जॉर्प्शन करेगा तो बड़ा करेगा, यानी यहां से सीधे 5वें ऑर्बिट पे चला गया, 6वें ऑर्बिट पे चला गया, लेकिन जब लौटेगा तो इस बात की संभावना है, ये गारंटी नहीं है। संभावना तो ये भी कि 6 से सीधे ग्राउंड में आ जाए, लेकिन वो 6 से 5 आए, 5 से ग्राउंड आ जाए, या 6 से 5, 4, 3, 2, अनलिमिटेड संभावना है। यानी जब वो लौटता है तो क्या फोटोन के पैकेट निकालते निकालते लौटता है, यानी खर्च करते करते, तो वो खर्चे छोटे छोटे भी हो सकते हैं और एकदम से भी हो सकते हैं। यानी 6 पे गया वापस 1 पे आ गया, ऐसा हो सकता है। 6 पे गया, 6 से 3 आया, 3 से 2 आया, 2 से 1, ऐसा भी हो सकता है। निकालते समय, लौटते समय वो इंटरमीडिएट पैकेट निकाल सकता है, ये नेचर है उसका। बात क्लियर है? ठीक है। और जब जब वो ट्रांजिशन करेगा तब तब वो क्या निकालेगा? फोटोन निकालेगा, है ना। इस बात की संभावना कि वो छुट्टी मनाने इस समय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क पहुंच गया और कंपनी से फिर से फोन आ जाए। कंपनी एक्चुअली अचानक से फोन करती है और उनके सारे एजेंट को पता ही नहीं रहता कि इसको पहले से फोन किया जा चुका है। एक और फोन आ जाए कि भैया आपको फिर से भेजा जा रहा है कहीं और। इस बात की संभावना बहुत, मतलब 2-2 साल बीत जाते हैं तब कंपनी की तरफ से फोन आता है भैया तुम्हें छुट्टी के लिए जाना है। तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि छुट्टी में हो और फिर से एक फोन आ जाए कि तुम्हें छुट्टी पे और जाना है। बात समझ रहा है? यानी एक फोटोन एक तो 10⁻⁸ सेकेंड के लिए निकला है छुट्टी पे, और उसी वक्त कोई और फोटोन उसको मिल जाए, इस बात की संभावना बहुत कम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फोटोन इन एक्साइटेड स्टेट इज वेरी लो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्साइटेड स्टेट पहुंच गया तो उसके बाद सीधे वो नीचे ही आएगा और ऊपर जाएगा नहीं आमतौर पे। लेकिन क्वेश्चन बनाने वालों ने इस पे भी अलग अलग तरह की बातें करी हैं। ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, नोट कर ले। एक्साइटेड स्टेट का मतलब पता है सबको? ठीक, ग्राउंड स्टेट +1, बिल्कुल। ऑर्बिट संख्या +1, है ना, n+1, बिल्कुल। यानी ये है ऑर्बिट नंबर और उसमें एक जोड़ दो तो हो जाएगा एक्साइटेड। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकंड, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब सेकंड, फर्स्ट एक्साइटेड उल्टा लिख दिया यार, सॉरी। ऑर्बिट इक्वल टू ऑर्बिट एक्साइटेड +1। फर्स्ट एक्साइटेड है तो ऑर्बिट कितना होगा? 2। सेकंड एक्साइटेड है तो ऑर्बिट क्या होगा? 3। ठीक। अच्छा, वो फॉर्मूले मैंने नंबर ऑफ रेडिएशन के भी बताए थे। अरे एक बताया था कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट पे है तो ज्यादा ज्यादा कितने फोटोन निकाल सकता है? n-1। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर nth स्टेट पे हैं, n × n-। ठीक है। तो अभी यार डाउट्स लाएं अपने, वो सारी बातें जो पिछली क्लास में हुई हैं और जो इसकी है मैंने अभी सारा रिवाइज करा दिया है।